Hello guys, welcome back to our channel. In today's lecture we are going to know about some important terminologies that are used in the motions. Okay, so first one is the impulse and impulsive force. So we are going to know what is the impulse of force and the what are known as the impulsive force. Similarly, after that we are going to explore the Albert's principle, and lastly the motions in the lift. Okay, let's start our lecture. So first one is the impulse and the impulsive force. So firstly we know what is impulsive force. So impulsive force is the high magnitude force that acts over a for a short period of time. That's mean कि ये आपकी वो forces हो गई है, the forces which is acted upon the body for a very short period of time, for a very short period of time. What does it indicate? It indicates that कि जो भी आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, ठीक है, जो भी फोर्स आप लगा रहे हो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसा कि हम इस फिगर के अंदर देख रहे हैं कि एक एथलीट जो है वो बॉल को किक कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर आपका फोर्स थ्रू द लेग, द मीडियम ऑफ एक्सर्टिंग द फोर्स इज़ द लेग, और ये फोर्स किसके ऊपर लग रही है? हमारे बॉल के ऊपर. व्हेन द एथलीट हिट द बॉल, द हिटिंग जो होगी, जब आपकी बॉल से आपका पैर जो टकराएगा उस दौरान जो फोर्स आप एक्सर्ट करोगे थ्रू योर लेग, जो कि बहुत ही कम पीरियड के लिए होगा, वो कम पीरियड कौन सा होगा? व्हेन लेग एंड balls come in contact, comes in contact. जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तब ये जाके फोर्स एक्सर्ट होगी आपकी बॉल पर थ्रू योर लेग. ये जो बिल्कुल जो स्ट्राइकिंग टाइम होगा, कौन सा होगा? स्ट्राइकिंग टाइम, वही आपका कहलाएगा इम्पल्सिव फोर्स. यानी कि ऐसी फोर्स जो कि बहुत ही कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के दौरान एक्सर्ट करी जाए किसी भी बॉडी के ऊपर, वो आपकी इम्पल्सिव फोर्स कहलाती है इन सिंपल वर्ड्स. और इसकी दूसरी एग्जांपल्स हो सकती है कि आप एक दीवार के अंदर या किसी चीज़ के ऊपर आप नेल लगाओ और उसको फिर किसी हथौड़े की मदद से उसको पुश करो नीचे की तरफ, तो जो आपने चोबे के ऊपर चोट मारी है, ठीक है, उसका टाइम ड्यूरेशन भी बहुत कम होता है, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम होता है, तो वो भी आपकी इम्पल्सिव फोर्स कहलाएगी. आई थिंक इट इज़ विल बी क्लियर. एंड सो इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होगा? इम्पल्स ऑफ फोर्स इज़ द मैग्नीट्यूड, यानी कि वो हमारे को हेल्प करता है टू नो द क्वांटिटी ऑफ फोर्स, क्या हमने कितनी फोर्स को एक्सर्ट किया है, ठीक है, और कितने ड्यूरेशन के लिए किया है. सो इट इज़ डिनोटेड बाय द जे इज इक्वल टू एफ इंटू टी. डेल्टा टी हमने यहाँ पर जो लिया है ये फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन या शॉर्ट टाइम, फॉर द शॉर्ट टाइम. सो व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स, यहाँ पे एक कांस्टेंट फोर्स लगाई जाती है जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इज एक्टेड ऑन अ बॉडी एंड इट इज represented by mathematically the product of force and the time duration.
और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन जो है बहुत ही लिमिटेड होता है, इन द मिनट्स फॉर्म में होगा। डिनोटेड बाय जे इज इक्वल टू एफ इंटू डेल टी, वेयर डेल टी डिनोट्स द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इम्पल्स? इम्पल्स की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन सेकंड होगी। क्यों? क्योंकि आपका ये प्रोडक्ट होता है फॉर द फोर्स एंड द टाइम, और फोर्स की यूनिट होती है हमारी न्यूटन और टाइम की यूनिट होती है आपकी सेकंड। सो इट इज द न्यूटन सेकंड। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं? इसकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर एप्लीकेशंस हैं कि हम इसको सीस्मिक शॉक्स के दौरान, यानी कि जब हमें ऐसी बिल्डिंग्स बनानी पड़ती हैं जो कि आपके अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो, तो उस दौरान हम इसका एनालाइज कर सकते हैं। जब ड्यूरिंग द क्योरिंग, यानी कि आपका जो आपके जो पत्थरों को तोड़ के जो मेटल्स और अदर चीज़ें निकाली जाती हैं, तो वहाँ पे जो एक्सप्लोजन्स होते हैं और सिंपली बॉम्बार्डमेंट जो हम करते हैं, तो वहाँ पर इम्पल्सिव फोर्स का कैलकुलेशन की जाती है। जितने भी क्रैशेस वगैरह होते हैं, या ये इट में बी और एरोप्लेन, ठीक है, और इट में बी कार एक्सीडेंट्स, बाइक एक्सीडेंट्स, और द स्लीपिंग ऑफ मेट्रो का हो गया आपका, या ट्रेन्स के हो गए। तो जहाँ जहाँ पे भी आपके क्रैशेस वर्ड्स आ सकते हैं, जहाँ पे एक चीज़ दूसरी चीज़ से, यानी कि एक ऑब्जेक्ट आपका कोलाइड करेगा विद द अदर ऑब्जेक्ट, तो वही आपका वहाँ पे जो ड्यूरिंग द कोलिजन आप बोल सकते हो, जो फोर्सेस अप्लाई होंगी वहाँ पर आप कैलकुलेट करके इम्पल्स फोर्स को निकाल सकते हो। और इम्पल्स फोर्स का फॉर्मूला है F इंटू टी, वेयर और डेल टी विल डिनोट्स द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, ये रिलेशन को शो करता है साथ के साथ विद द relation of the second Newton's law, which is F is equal to ma. Now impulse and momentum theorem, they are correlated, as we already know कि impulse जो होता है वो आपका impulse of force basically आपका रिप्रेजेंट किया जाता है J is equal to F into del t, where del t is the shorter distance of time. So हम एक अदर वर्ड में कह सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि इम्पल्स जो जनरेट होता है वो दो ऑब्जेक्ट्स के कोलिजन की वजह से होता है, और इस कोलिजन के दौरान आपके मोमेंट्स जो होते हैं वो चेंज हो जाता है। और दूसरे क्या है मोमेंट्स का चेंज करने का? जैसे कि हमें पता है कि मोमेंट्स जो होता है बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जो कि डिनोट किया जाता है p से। तो यहाँ पे बेसिकली जो बात होगी वो आपकी वेलोसिटी की बात होगी। तो जहाँ पर भी आपकी वेलोसिटी चेंजेस होगी तो वहाँ पे आपका मोमेंट भी चेंज होगा। तो इम्पल्स एक तरीके से, यानी कि मैथमेटिकली अगर बात करी जाए तो इम्पल्स विल बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होगा? तो चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू द इम्पल्स, एंड इम्पल्स मैथमेटिकली इट्स F इंटू del t or the t simply, and change in momentum can be calculated as mv minus mu, where it is the final momentum and mu is the initial momentum. What is initial momentum? So ft can be represented
as mv minus u. So it is also we can say the relation between the impulse and the momentum, and it is also known as by the impulse momentum theorem, which shows the relation between the impulse and the momentum, which state that impulse is equal to the change in momentum, and mathematically it is represented as J is equal to F into del t, where del t denotes the very short period of time, equal to the del p, it is change in time momentum, equal to m v minus u. As we already know, change in momentum can be m mv minus mu, which is momentum of final and momentum of initial. When we take the for the as m is constant for every single body, then we can take in as m the constant, or v as common, so v minus u. So this will be equal to the f into t. Okay, so इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस की अगर बात करी जाए जो इम्पल्स का होगा, कार क्रैशिंग, हैमरिंग एंड एक्सप्लोजन, ये हम पीछे भी देख चुके हैं. इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्टैक्टिंग टाइम रिड्यूस द इम्पैक्ट फोर्स लाइक द एयर बैग्स. सो due to the influence of the impulse or the impulsive force, we can reduce the times of the risk to the life also, as it by calculating the impulse we can calculate we can know how much is the injury can a person can bear, and what are the precautions should be taken during the happening of the crashing. ठीक है, and the conversion of momentum affects the impulse momentum change in collision. जैसे कि मैंने बताया कि ये जब दो बॉडी आपस में टकराती हैं तो उस दौरान आपका जो कोलिजन होता है उस दौरान पे इम्पल्स आपका एक्ट में आता है. Okay, and here are the some other examples that denotes the impulse, like the batsman hits the ball. During the hitting of the ball is called the impulse force. Okay, और like the accidental जो crash वगैरह होते हैं तो जब आपकी कार किसी बैरियर वगैरह से टकराती है, then it's also a ड्यू टू द इम्पल्स ऑफ फोर्स, या इम्पल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करेगी जब आपकी दो चीज़ें आपस के अंदर आके कोलिजन करेगी इन सिंपल वर्ड. सो वी कैन से दैट इम्पल्स इज एसोसिएटेड या रिलेटेड विद द मोमेंटम. एज द मोमेंटम चेंजेस द इम्पल्स विल कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस, and the relation between the impulse and the momentum is this, impulse is equal to the change in momentum mathematically. I think it will be clear to you. Now next move to the D'Alembert's principle, or it is also known as the principle of kinestatics. So D'Alembert principle is also known as the principle of the kinetic, as it says that any system of a particles or the forces is in dynamic equilibrium when the sum of the applied forces and the inertial forces acting on a system is zero. यानी कि जब आपकी बॉडी इन द मोशन स्टेट में होगी तो दैट इज़ द डायनामिक इन नेचर. ठीक है, तो ये इसको लेकर आता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे. ये रिलेशन है बिटवीन द डायनामिक इक्विलिब्रियम
टू द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और इसका होता है कि ये कन्वर्ट कर देता है आपके डायनामिक इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बाय टेकिंग एज द इन अ सिस्टम जहाँ पर आपकी सारी अप्लाइड फोर्सेस का सम करें, और साथ के साथ जितनी भी बॉडीज़ वहाँ पे काम कर रही हैं या जितनी बॉडीज़ के ऊपर वो फोर्स लग रही है या जितनी बॉडीज़ फोर्स को एक्सर्ट कर रही हैं उनका इनर्शियल फोर्सेस, और इनर्शियल फोर्सेस जो होता है, इनर्शियल फोर्सेस जो होती हैं उनको डिनोट किया जाता है बाय m इंटू ए विच इज़ द फोर्स ऑल्सो, बट ये आपके बॉडी की फोर्स होगी। किसकी फोर्स होगी? बॉडी की। ओके, सो व्हेन वी सम अप द फोर्सेस एंड इट इज ऑलवेज बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, इसका जो साइन होगा वो साइन होगा आपका नेगेटिव इनर्शियल फोर्सेस का। नाउ तो यहाँ पर आपका जो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा वो फॉर्मूला है एफ माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ये कोई बॉडी मोशन के दौरान इस बात को सेटिस्फाई करती है तब ये आपका डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल को फॉलो करेगी, अदरवाइज नो। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स और इसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है? इसकी एग्जांपल है स्ट्रक्चरल डायनामिक्स, वाइब्रेशन इन बिल्डिंग्स विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ अकर ड्यू टू द अर्थक्वेक, ड्यू टू द अर्थक्वेक, और ये इन्हीं की मदद से हम अपनी बिल्डिंग को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स बनाते हैं, और इनके ऊपर यानी कि डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर ही यानी कि प्रिंसिपल ऑफ काइनेस्टैटिक के ऊपर ही आजकल जितनी भी जापान के अंदर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनके अंदर इसका एम्फेसाइज किया जाता है, इसको कंक्लूडेड किया जाता है, which is responsible for the to make the building earthquake resistance. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फोर्सेस इन द मशीनरीज ड्यूरिंग द वर्किंग कंडीशंस, हमारी फोर्सेस जो मशीनरीज के ऊपर लग रही हैं उस टाइम पर हमें उसे इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कौन कौन सी फोर्सेस और कौन कौन से कहाँ पर पैरामीटर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। उसके सीजी को यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम उसको अरेंज इस तरीके से करें ताकि उसका इम्पैक्ट कम पड़े। रोबोटिक साइंस के अंदर हमारा मोशन कंट्रोल्स इन द रोबोटिक आर्म्स एंड ऑल्सो द बॉडी अदर पार्ट्स। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल और द प्रिंसिपल ऑफ काइनेटिक्स। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से डैट कि अगर आप कोई बॉडी सिस्टम में है और आप उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम में लेकर आना चाहते हो तो उस टाइम पे जितनी भी अप्लाइड फोर्सेस उस बॉडी के ऊपर काम कर रही हैं या उस सिस्टम में जितनी बॉडीज अप्लाइड फोर्सेस काम कर रही हैं तो वो और साथ के साथ उसको प्लस आपका जो इनिशियल फोर्सेस होंगी यानी कि m इंटू ए विद द नेगेटिव साइन, आप उनका जब सम करो तो उनका सम ज़ीरो आना चाहिए। इट इज़ ऑल लाइक द जैसे हमने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पढ़ा था जहाँ पे सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो एंड सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस विल बी ज़ीरो। तो यहाँ पर आपका सिंपली कि जितनी भी अप्लाइड फोर्सेस हैं सम ऑफ ऑल द अप्लाइड फोर्सेस प्लस सम ऑफ ऑल द इनर्शियल फोर्सेस, एंड इनर्शियल फोर्सेस के अंदर ये डिनोट किया जाता है m इंटू ए विद द नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इनका सम ज़ीरो होना चाहिए यानी कि f प्लस एम ए इक्वल टू ज़ीरो। जब प्लस माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो m माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो इसको फॉलो करेगा तो आपकी बॉडी प्रिंसिपल ऑफ काइनेस्टैटिक में होगी या डी एलम्बर्ट्स
प्रिंसिपल के अंदर आएगी। दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर द डीएलएम प्रिंसिपल के उनके सिग्निफिकेंस क्या क्या हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ द मोशंस इन द लिफ्ट। जैसा कि हमें पता है कि लिफ्ट के अंदर जो मोशंस होते हैं वो जनरली दो तरीके के होते हैं, या तो आपकी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी या आपकी लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, और अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर आपके ऊपर एक केबल लगा हुआ होता है। क्या होता है ये? अटैच विद द केबल, और ड्यूरिंग द वर्किंग कंडीशन इनके अंदर एक चीज़ पैदा होती है जिसे हम कहते हैं टेंशन। क्या होती है? टेंशन, विच इज़ डिनोटेड बाय द टी। और टेंशन जो होता है वो जनरली आपका खिंचाव होता है। और हमने जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोर्सेस पढ़ी थी तो उसके अंदर जो कॉम्प्रेसिव फोर्स था, टेंसाइल फोर्स था, शेयर फोर्सेस था। तो टेंशन इज कम्स फ्रॉम द वर्ड टेंसाइल। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर खिंचाव होगा। क्या होगा? खिंचाव, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? जब ये ड्रम के ऊपर तार लोड करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, तब भी इसके अंदर टेंशन होगी। जब ये इसको लूज करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में देगा तब भी इसके अंदर टेंशन होगी। ठीक है, अब इस टेंशनों के दौरान जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसके अंदर N इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, ये आपका, और इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि N इज इक्वल टू एम एज एम इज कांस्टेंट, ए प्लस जी या जी प्लस ए। और व्हेन द लिफ्ट कम्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इस वाले केस में N जो होगा वो N इज इक्वल टू जी माइनस ए से डिनोट किया जाएगा एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर देन द एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट। यहीं पे आप A जो है वो डिनोट कर रहा है एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट, वेयर एज जैसे कि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका एक्सीलरेशन अपवर्ड में होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। ओके, तो जब मूवमेंट इसका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा लिफ्ट का तो एक्सीलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी मूवमेंट तब इसका एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। एक अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, इसको सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो लिफ्ट आपकी कुछ इस तरीके से होगी। टेंशन आपकी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी और नॉर्मली इसको एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका जो वेट जा रहा होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा इन केस ऑफ द, चाहे बस लिफ्ट आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में जाए चाहे आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए, दोनों ही केसेस में आपकी टेंशन इन द वायर ये आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपका वेट इंक्लूड किया जाएगा। एज वी ऑलरेडी नो कि वेट कैन बी डिनोटेड बाय एम जी। ओके, मास। सो अगर हम इसके डेरिवेशंस की बात करें तो डेरिवेशंस इसका कुछ इस तरीके से होगा कि हमें पता है कि टोटल नेट फोर्स जो काम कर रही होगी, नेट फोर्स यहाँ पे हम फॉर अपवर्ड के लिए अगर हम देखें अपवर्ड मोशन ऑफ अ लिफ्ट, तो अपवर्ड मोशन है अगर लिफ्ट का तो यहाँ पर आपकी दोनों ही ऊपर डायरेक्शन के अंदर आपका टेंशन यानी कि नॉर्मल फोर्स काम कर रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर W यानी कि वेट ऑफ द लिफ्ट और वेट इन द लिफ्ट। ठीक है, कि W जो होगा वो इन दोनों का वेट भी होगा प्लस आपका वेट ऑफ द लिफ्ट भी होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपका जो नेट फोर्स होगा F इज इक्वल टू T माइनस W होगा फॉर द अपवर्ड डायरेक्शन।
ठीक है, यहाँ पे टेंशन ज़्यादा होगी इन द केबल इन कंपैरिजन टू द वेट। ठीक है, ओके। सो एफ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द मोशन हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पर अगर हम रिप्लेस करें तो एम ए इक्वल टू टी या डब्ल्यू आप ले सकते हो कि डब्ल्यू सॉरी एन माइनस डब्ल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, एम जी, और वी कैन से एन इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी फॉर अ सिंगल बॉडी और द मास एम जो है वो कांस्टेंट होगा, तो एम कैन बी टेकन एज कॉमन, तो अंदर बचेगा एन ए प्लस जी। सो वेयर ए इज द एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट और ये क्या होगा, ये आपका ग्रेविटेशन होगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू 9.81 होती है न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय द जी and the acceleration of the lift can be denoted by a. So it is the equations for when the lift is going to the upward direction। ठीक है, और ये कुछ बराबर है आपके इसके। Now in the next case when the lift is going in the downward direction, then in that case what will be happen, now see that। so उस वाले केस के अंदर आपका क्या होगा कि वेट जो है वो ओवरकम करेगा आपके टेंशन को, और आप बोल सकते हो टेंशन को और द नॉर्मल। ओके, F is equal to m into a। Now W minus T as the for the motion, जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा तब आपका वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर खींच के लेकर आ रहा है बनिस्बत आपके नॉर्मल के और टेंशन के। ना तो F इज इक्वल टू W माइनस टी, एफ एम ए हो गया, W इज एम जी, W इज एम जी माइनस टी, और यू कैन से N। सो जब N को इधर की तरफ ले आएंगे और इंटरचेंज करेंगे तो N इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, और m is taken as constant, तो we get g minus a, तो n is equal to g minus a। so this is the equation when the lift going to the downward direction। और जब फ्री फॉल होगा तो फ्री फॉल के अंदर आपका यानी कि जब एक्सीडेंट के दौरान जब आपकी लिफ्ट जो है अंडर द एक्शंस ऑफ द ग्रेविटी जाने लगती है, केबल अगर टूट गई या फिर कोई दूसरी वजह हो गई, मैकेनिज्म फेल हो गया, तो ये अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी जाती है, तो उस वाले केस में T इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। और जब T इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा तो यहाँ पर अगर आप T माइनस टी करोगे या W माइनस डब्ल्यू करोगे विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो फोर्स आपका वहाँ पे ज़ीरो निकल कर आएगा। तो इस वाले केस में जो आपकी फोर्सेस लग रही होंगी वो ज़ीरो होंगी, और आप कह सकते हो कि द टेंशन इन द वायर विल बी ज़ीरो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक, सो इन विच वी कवर इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स, and next the D'Alembert's theorem or the principle, or it is also known as the principle of the kinestatic, and the lastly the motion in the lift which is
upward direction and downward direction. Thank you for watching, and please hit the like button and subscribe the channel.